हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर के आया हूं, जिसमें आपको मैं 15 क्वेश्चन लगभग कराऊंगा जो आपके अपकमिंग बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं सारे मैं क्वेश्चंस को लेके आता हूं जो रिपीटेड क्वेश्चंस, चाहे वो एमवीएस में हो, केवीएस में हो या प्रीवियस लाइब्रेरी साइंस एग्जाम में आते हों या आ गए हों, उसी सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के भी आता हूं, ताकि उन सारे अगर क्वेश्चन से आते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपका मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो जो भी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, एलईटी अभी आने वाली है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपको तैयारी करनी है। और इस बार तथा अंतिम प्रहार ये सोच करके आपको तैयारी करनी है। और तैयारी ऐसा कीजिए बस कि हमारा ये लास्ट चांस है, इसी सोच करके आप तैयारी कीजिए। तो उसी यह है कि आपको मैं मेरे चैनल के माध्यम से जितना हो सकेगा मैं निश्चित रूप से आपको तैयारी कराऊंगा। मैं समय निकाल करके भी वीडियो बनाता हूं ताकि आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रह पाए। तो आज का वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं, उसके एमसीक्यू को करने के साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शन को भी आप पढ़ लेते हैं, तो आपको भूलने की संभावना कम हो जाती है। तो ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है कि हम लोग ये हमारा बिहार लाइब्रेरी एग्जाम 25 है, 2025 प्रैक्टिस सेट थर्ड है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं कंटिन्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस? सूचना विज्ञान शब्द किसने गढ़ा? यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसलिए देता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझने में आसानी हो, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी समझने में आसानी हो। तो हु कॉइन्ड द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस? इंफॉर्मेशन साइंस शब्द सबसे किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पॉल आउटलेट। लेकिन इसको डिस्क्रिप्शन में हम लोग समझ लेते हैं कि पॉल आउटलेट कौन थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेल्जियन डॉक्यूमेंटलिस्ट थे, ये बेल्जियम लॉयर भी थे। और तो ये पॉल आउटलेट कौन होगा? एक बेल्जियन डॉक्यूमेंटलिस्ट, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। फादर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस के रूप में जाना जाता है, स्पेशली फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंडेक्सिंग। किसमें कंट्रीब्यूशन के लिए उनको जाना जाता है? डॉक्यूमेंटेशन एंड इंडेक्सिंग के लिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज यूनियन कैटलॉग? अब देखिएगा यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूनियन कैटलॉग क्या होता है? और इसका ऑप्शन है कैटलॉग ऑफ वन लाइब्रेरी, कैटलॉग ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज, कैटलॉग ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज और कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स। तो यूनियन जैसे आप लोग नाम से भी समझ में आता है कि समूह समूह यूनियन मतलब समूह होता है। तो समूह क्या है? समूहीकरण, समूह सूचीकरण। तो समूह सूचीकरण इसको बोलते हैं यूनियन कैटलॉग। तो यहाँ पर क्या है, जब समूह का की बात आती है तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे जितने भी लाइब्रेरी है, जितने ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी, इसमें क्या पढ़ते हैं कि सभी एक लाइब्रेरी कैटलॉग बनाते हैं। तो वो एक ही लाइब्रेरी बनती है, कैटलॉग बनती है, और सारे सारे जो ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी उसको सर्कुलेट हो जाती है। तो यहाँ कैटलॉग ऑफ वन लाइब्रेरी ये तो नहीं हो सकता। जब यूनियन की बात आएगी तो कैटलॉग ऑफ वन लाइब्रेरी नहीं हो सकती है। कैटलॉग ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज कंबाइंड क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज कंबाइंड होकर के एक कैटलॉग बनाते हैं, उसको हम लोग यूनियन कैटलॉग कहते हैं। फिर कैटलॉग ऑफ डिजिटल रिसोर्सेस ये नहीं होगा, कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कैटलॉग ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरीज कंबाइंड। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। यूनियन कैटलॉग्स कंपाइल रिकॉर्ड्स फ्रॉम मल्टीपल लाइब्रेरीज इनटू अ सिंगल कैटलॉग। एक सिंगल कैटलॉग होता है और उसमें ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज जो होते हैं मिलकर सभी की जिसको हम लोग कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैटलॉग? कैटलॉग का एक प्रकार नहीं है जो हम लोग जानते कि कौन सा कैटलॉग का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में कौन सा कैटलॉग का प्रकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऑथर कैटलॉग है, टाइटल कैटलॉग है, कीवर्ड कैटलॉग है और डिक्शनरी कैटलॉग है। यहाँ पर इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन में समझ लेते हैं कि क्या अगर किसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, किसको कट करेंगे। तो देखिए जैसे दो टाइप्स के कैटलॉग होते हैं, एक इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, एक होते हैं आउटर फॉर्म ऑफ कैटलॉग। तो जो इनर फॉर्म
वाले कैटलॉग होते हैं उसमें ऑथर कैटलॉग आता है, टाइटल कैटलॉग आता है और डिक्शनरी कैटलॉग आता है, और भी ये नेम कैटलॉग आता है, सब्जेक्ट कैटलॉग आते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग। तो लेकिन यहाँ पर कीवर्ड कैटलॉग जो यहाँ पर ऑप्शन हम इसको मान सकते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पर सही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैटलॉग। तो कीवर्ड कैटलॉग कोई भी टाइप नहीं है कैटलॉग का। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका हो जाएगा कीवर्ड कैटलॉग। आते एक कीवर्ड कैटलॉग इज नॉट अ ट्रेडिशनल टाइप। लाइब्रेरी कैटलॉग्स आर टिपिकली डिवाइडेड बाय ऑथर, टाइटल एंड सब्जेक्ट। फिर इसके बाद है डिवाइडेड कैटलॉग हो गया, फिर आपका ये, तो यहाँ पर हो गया कीवर्ड कैटलॉग कोई पारंपरिक प्रकार नहीं है। लाइब्रेरी कैटलॉग आमतौर पर लेखक शीर्षक विषय के आधार पर विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ एसडीआई डिसेमिनेशन। एसडीआई का होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि कैल्विन मूर्स जो इसके देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हैंस पीटर लुहान। एसडीआई वाज डेवलप्ड बाय हैंस पीटर लुहान as a way to deliver tailored information to users based on their specific information needs। क्या एसडीआई ने डेवलप किया था? एसडीआई को किसने डेवलप किया था? हैंस पीटर लुहान। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैंस पीटर लुहान। अब देखिएगा इसको क्या है एसडीआई, उसको भी हम लोग जानते हैं कि एसडीआई का मतलब होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि टेलर्ड इंफॉर्मेशन, इस चीज को समझिएगा। टेलर्ड इंफॉर्मेशन, टेलर्ड होता है, ये जो टेलर होते हैं वो क्या करते हैं, जब कपड़े को कटिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको शेप दे देते हैं। ठीक है, जो आपकी जरूरत होती है, हर एक आदमी का अलग अलग जरूरत होता है। तो टेलर क्या करते हैं कि आपके कपड़े को आपका रूप दे करके आपको जो सूट करेगा उसके अनुसार आपको बना करके देते हैं। सेम कंडीशन होता है कि ये जो एसडीआई होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर स्पेशलाइज्ड यूजर ग्रुप के लिए दिया जाता है। इसमें एक डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनता है, एक आपका यूजर प्रोफाइल बनता है, और जब कोई यूजर्स चाहे वो जिस फील्ड से रिसर्च कर रहे हो उनके रिलेटेड फील्ड से जब कोई लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन आता है तो उनको उसके प्रोफाइल से डॉक्यूमेंट प्रोफाइल को मैच किया जाता है। उसके बाद उनको मैसेज किया जाता है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी में आई है, मेल किया जाता है। फिर वो उसके रिप्लाई के आधार पर आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इसी का मतलब होता है सेलेक्टिव, सेलेक्ट किया हुआ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके चयन करके आप उसको, तो किसने डेवलप किया था? हैंस पीटर लुहान ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टैंडर्ड अब्रिविएशन फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। देखिएगा बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं लिब्रिस लिबिस या, तो अगर आप उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में सही रहेगा तो गलती नहीं कीजिएगा। अदरवाइज लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस LINS को भी आप मार सकते हैं, लेकिन अगर सही इसका आंसर है तो LIS, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन, S फॉर साइंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? LIS। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिलीव करने के बाद वो समझ ही नहीं पाते कि हमने कोर्स क्या किया। वो बोल देंगे लाइब्रेरियन का मैंने कोर्स किया है, बट वो समझ ही नहीं पाते कि मैंने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स किया है। वो बता देंगे कि नहीं मैंने लाइब्रेरियन का कोर्स किया है। तो डिग्री होने के बावजूद भी आप गलती करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? LIS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन रंगनाथन कॉलम क्लासिफिकेशन विच इज द पर्सनालिटी फैसेट। पर्सनालिटी फैसेट क्या है? रंगनाथन के कॉलम वर्गीकरण में व्यक्तित्व पक्ष कौन सा है? अब देखिएगा PMEST, PMEST किसने डेवलप किया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने डेवलप किया था। तो P फॉर होता है पर्सनालिटी, जो उनका फर्स्ट फैसेट है, M है सेकंड फैसेट, थर्ड है आपका एनर्जी फैसेट, S है आपका फोर्थ फैसेट, और T है उनका फिफ्थ फैसेट। तो यहाँ पर आंसर क्या है कि मेन क्लास, फर्स्ट फैसेट, लास्ट फैसेट तो नहीं है, ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फैसेट, P फॉर पर्सनालिटी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? P फॉर पर्सनालिटी, ये हमारा फर्स्ट फैसेट हो जाता है। तो PMES और T, ये किसने डेवलप किया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। P फॉर पर्सनालिटी,
M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस एंड T फॉर टाइम। तो हमारा पहला फैसेट कौन होगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फैसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, द पर्सनालिटी फैसेट इज टिपिकली द फर्स्ट एस्पेक्ट इन रंगनाथन फैसेट क्लासिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर व्हाट डज ओपेक स्टैंड्स। ओपेक क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन प्रिंटेड एक्सेस कैटलॉग, ऑफलाइन प्रिंटेड एक्सेस कैटलॉग और ऑनलाइन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग। देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको गलत क्वेश्चन को कैसे छाटेंगे, तो यहाँ पर प्रिंटेड, जब ओपेक आ गया ऑनलाइन तो प्रिंटेड हो नहीं सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा गलत हो गया। फिर ऑफलाइन, और जब ऑनलाइन की बात है वो होता है ऑफ प्रिंटेड पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, OPEC is a computerized catalog that allow users to search library collection। जब हम किसी लाइब्रेरी को जाते हैं सर्च करने के लिए अपनी जो ऑथर से या सब्जेक्ट से या टाइटल से, तो हमें OPEC का यूज करना पड़ता है अभी करंट ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज में। तो OPEC आपके लिए क्या है, एक सर्च मॉड्यूल है। आप OPEC को यूज करके किसी भी लाइब्रेरी के अवेलेबल रिकॉर्ड्स को आप सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग OPEC के थ्रू ही सर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म बिब्लोमेट्रिक्स। बिब्लोमेट्रिक्स क्या होता है, एक ग्रंथ, इसको बोलते हैं ग्रंथ। बिब्लोमेट्रिक्स शब्द किसने गढ़ा था, तो यहाँ पर क्वेश्चन है। तो एलन प्रिचर्ड इंट्रोड्यूस्ड बिब्लोमेट्रिक्स टू डिस्क्राइब द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ बुक्स। क्या होता है, किसी भी बुक प्रकाशन का विश्लेषण का वर्गीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस टर्म का यूज करते हैं, बिब्लोमेट्रिक्स। आर्टिकल्स और ऑथर पब्लिकेशन, ऑथर पब्लिकेशन, बुक आर्टिकल्स, इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिब्लोमेट्रिक्स। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने एलन प्रिचार्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एलन प्रिचार्ड। ठीक है, अब है कि विच लाइब्रेरी इज नॉन एज द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। देखिएगा हर एक कंट्री में अपना एक नेशनल लाइब्रेरी होता है। मैंने अपना इसके वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कि हर एक कंट्री का एक अपना नेशनल लाइब्रेरी होता है। जैसे इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी का है, कोलकाता में है, तो इस तरह से इंडिया की लाइब्रेरी होगी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इसी तरह अपने अपने कंट्री की अलग अलग लाइब्रेरी होती है, नेशनल लाइब्रेरी। तो जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ये कहाँ की लाइब्रेरी है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द यूएसए। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी नहीं बोला जाता है इसको। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन की हो गई और यूनाइटेड ये यूके की हो गई, तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, एक्सप्लेन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सर्व्स द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब देखिएगा इम्पैक्ट फैक्टर किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूजिन गारफील्ड। इम्पैक्ट फैक्टर जो जर्नल और आर्टिकल का इम्पैक्ट फैक्टर निकाला जाता है, उसके लिए क्या उसका क्या प्रभाव है, तो उसको लेकर के तो गारफील्ड डेवलप द इम्पैक्ट फैक्टर टू मेजर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स। इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब प्रभाव क्या उसका, तो किसने डेवलप किया था, यूजिन गारफील्ड ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन इज, देखिए यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं इंफॉर्मेशन को समझने में, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप गलत भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, रॉ डेटा है, प्रोसेस डेटा है, इनपुट डेटा है, या डेटा दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हम लोग कहते हैं पहला सबसे पढ़ा होता है डेटा। हम लोग जानते हैं कि डेटा पहले होता है, डेटा फिर होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन, इसके बाद होता है नॉलेज, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, एंड लास्ट में होता है विजडम। तो डेटा किससे बना, डेटा को बोला जाता है रॉ डेटा। ठीक है, कोई भी डेटा जैसे साइन, सिंबल्स, ए बी सी, ये सब क्या हो गए, डेटा हो गए। कोई साइन भी होता है, ये भी डेटा होता है, प्लस माइनस जो भी साइन होता है वो सब डेटा के कैटेगरी में आते हैं। तो डेटा क्या हो गया, रॉ। ये क्या हो गया, जब हम कोई भी लिखते हैं ए, तो वो एक क्या हुआ, एक डेटा हुआ।
जब हम लिखते हैं, जो पूरा सेंटेंस जब क्रिएट करते हैं तब हो जाता है इंफॉर्मेशन। तो रॉ डेटा से ही ना इंफॉर्मेशन बनता है। तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि रॉ डेटा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा हमारा ये कोई मीनिंग नहीं आता है। इनपुट डेटा भी नहीं होता है। जब हम कंप्यूटर पे कोई डेटा इनपुट करते हैं ए या बी के रूप में ही करेंगे, तो वो क्या होगा, इनपुट डेटा नहीं होगा। डेटा दैट इज अनऑर्गेनाइज। जब अनऑर्गेनाइज क्या हुआ, वो डेटा हो गया। यहाँ जबकि हमको बात आ रही है इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन क्या होता है कि संसाधित डेटा को ही, प्रोसेस डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है, यहाँ पर भी स्टूडेंट गलती करते हैं। डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, डेटा क्या होता है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑन विजडम। तो डेटा क्या हो गया, रॉ हो गया। तो रॉ किसके, अब देखिए यहाँ पर है सूत, कपास और कपड़ा, यार्न, कॉटन और क्लॉथ। तो क्लॉथ जब हो गया, जब क्लॉथ का रूप ले लिया तो वो तो इंफॉर्मेशन हो गया। तो डेटा किससे, तो कपास किससे बनता है, यहाँ कॉटन किससे बनता है, कॉटन से क्या बना कि आपका यार्न बना, यार्न मतलब धागा। ठीक है, यार्न मतलब धागा, तो किससे बना, कॉटन से बना यार्न, और यार्न से, धागा से बना कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा किसको बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कपास को। डेटा क्या हुआ, कॉटन। ठीक है, इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हमने कहा यहाँ पर देखिए क्लॉथ तो सबसे बाद में आएगा, तो इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, यार्न। ठीक है, और नॉलेज क्या आ जाएगा, क्लॉथ। ठीक है, जब हमें क्या करते हैं, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर पहला क्या हो गया, डेटा किसको बोलेंगे, कॉटन को बोलेंगे यानी कपास को बोलेंगे। इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे, यार्न को बोलेंगे। और नॉलेज किसको बोलेंगे, क्लॉथ को बोलेंगे। तो इसका राइट, इसको मैचिंग करना था, मैच द फॉलोइंग, तो इसको भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट अ पॉसिबल इन एरिया ऑफ। अब देखिए रिसोर्स शेयरिंग मैंने इसके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कि आप रिसोर्स शेयरिंग को अच्छे से समझिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी मैं आज आपको इसको समझा देता हूं कि रिसोर्स शेयरिंग न्यूली कंसेप्ट है। इसके पहले इंटर लाइब्रेरी लॉन, लाइब्रेरी कॉपरेशन, ये सब हुआ करता था, बट आज की जो करंट, इसका जो नाम चेंज हुआ है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में सारी चीजों का रिसोर्स शेयरिंग होता है, बट एक्सेप्ट क्या किसके, यूजर्स। जो लाइब्रेरी के आपके यूजर्स होते हैं उसको छोड़ करके सारे चीजों का शेयरिंग में कर सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस की भी शेयरिंग कर सकते हैं, लाइब्रेरी मटेरियल्स की भी शेयरिंग कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ क्या होगा, इसके लाइब्रेरी यूजर्स की आप शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये क्या हो जाएगा, आपको गलत, तो यहाँ पर ये, तो हमें क्या हो जाएगा कि ये, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी यूजर्स। किसकी आप शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, लाइब्रेरी यूजर्स की शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो नॉट ए पॉसिबल, तो लाइब्रेरी फंक्शन नहीं कर सकते हैं, तो नॉट पॉसिबल बता रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी यूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एमंग लाइब्रेरी ऑफ इज कॉल्ड। लाइब्रेरी के बीच में डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज, शेयरिंग करना, वो क्या कहलाता है। एक्सचेंज मतलब पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी नेटवर्किंग ये नहीं होता है। रिसोर्स शेयरिंग यहाँ पर इज द राइट आंसर, रिसोर्स शेयरिंग। इंटर लाइब्रेरी लॉन ये पहले का कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन आज के नए इसको बनाया जाता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में आप सारे चीजों का रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, ह्यूमन पावर का भी कर सकते हैं, सर्विसेज का भी कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो सर्कुलेशन सर्विस भी नहीं आता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोबाइल लाइब्रेरी इज ए काइंड ऑफ। ठीक है, तो मोबाइल लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है। तो मोबाइल लाइब्रेरी जैसे बहुत लोग समझते हैं कि अभी मोबाइल में हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी गूगल से या कोई चीज से, तो इसको बोलते हैं मोबाइल लाइब्रेरी। ये चीज गलत कंसेप्ट है। अगर आपको इस चीज का है आपके दिमाग में कि मोबाइल लाइब्रेरी, हम अपने घर बैठे मोबाइल से किसी भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो मोबाइल लाइब्रेरी है, तो नहीं, ये मोबाइल लाइब्रेरी नहीं है। ये रंगनाथन का कंसेप्ट था मोबाइल लाइब्रेरी, कि पहले के समय में क्या हुआ करता था कि लोग पुस्तकालय सभी लोगों के जाते नहीं थे, तो अब किसी भी पाठक को, किसी भी यूजर्स को लाइब्रेरी की तरफ कैसे मोटिवेट करें, वो लाइब्रेरी यूज करें। तो इसके लिए रंगनाथन ने एक कंसेप्ट दिया था मोबाइल लाइब्रेरी। अब यहाँ पर ऑप्शन है
कि मोबाइल लाइब्रेरी क्या होता था, इसको बोलता था लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, पुस्तक आपके दरवाजे पर, पुस्तकालय आपके दरवाजे पर। लेकिन ये क्या है कि इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी ये नहीं है, स्मॉल लाइब्रेरी नहीं है, एक्सटेंशन सर्विस, एक्सटेंशन सर्विस इज द पार्ट ऑफ मोबाइल लाइब्रेरी। कि जो भी होता है पब्लिक लाइब्रेरी में, ये एक्सटेंशन सर्विस के अंदर में आता है मोबाइल लाइब्रेरी। जैसे देखे होगा कि एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, उनकी जो लाइब्रेरी होती है वो एक गाड़ी का शेप होता है और वो आपके गांव मोहल्ले में जाती है, तो वो हो गया मोबाइल लाइब्रेरी। उससे क्या होता है कि पुस्तकों के प्रति लोगों को अट्रैक्शन देना, उनको उनकी रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना। तो आज इतना हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं तैयारी आपको कंटिन्यू कराता रहूँगा ताकि आप और लाइक शेयर कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन मिले आपको और आपकी अपकमिंग वैकेंसी बिहार लाइब्रेरी आप क्रैक कर पाएँ। और यही सोच के करना है कि इस बार अंतिम प्रहार, ये बस यही आपका मेरा भी आज का स्लोगन आप लोगों के लिए है कि इस बार अंतिम प्रहार ऐसा करके आपको तैयारी करनी है। और उम्मीद है कि आप लोग तैयारी करेंगे भी और मेरा आपके साथ काफ़ी सहयोग रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।